हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के। तो आज के सेशन में जो है हम 2019 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हमने 2012 से लेकर 2018 तक कंप्लीट कर दिया है और आज 2015 को जो पुनर्परीक्षा हुआ था उसका भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज जो है 2019 वाला देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, देखिए सूचियाँ दी हुई हैं, 1 2 कोयला क्षेत्र है, एक तरफ जगह है कि ये कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। तो देखिए तालचीर जो है, तालचीर उसमें काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसलिए ये पूछा गया प्रश्न है। 2019 में 3-4 साल पहले न्यूज़ में रहा है। तो तालचीर जो है महानदी घाटी के क्षेत्र पे है। देखिए कोयला वगैरह का उत्पादन कैसे होता है, मतलब उत्पादन कर रहा हूँ, कोयला का निर्माण कैसे होता है किसी भूमि में। आप जानते होंगे जब जीवाश्म ईंधन वगैरह जब पढ़ेंगे ना, फॉसिल फ्यूल कि कैसे बनता है, ये कई सालों वर्षों तक, हजारों सालों वर्षों तक जो है जीव जंतु का अवशेष या पेड़ पौधों का अवशेष जो है जमीन दलदलीय क्षेत्रों में दब जाता है प्रेशर और हीट के कारण, जहाँ पे और कुछ नहीं होता है, एयर वगैरह के निर्यात होता है वहाँ पे, है ना, वैक्यूम की स्थिति होती है, वहाँ पे एयर वगैरह नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे वो हज़ारों वर्षों तक जब वो सड़ता गलता है तो वहाँ पे जीवाश्म ईंधन बनता है। तो उसी जीवाश्म ईंधन का तो पार्ट है, वहाँ पे मीथेन वगैरह मिलता है और वहाँ पे कोयला वगैरह का भी निर्माण होता है, वही कोयला भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब घाटी पे ही होगा ऐसा, क्योंकि दलदलीय क्षेत्र, तो जहाँ पे दलदलीय क्षेत्र होता है एक्चुअली कहाँ पे है, जहाँ वाटर वगैरह का मौजूद हो तब तो दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो देखिए तालचीर जो क्षेत्र है ये महानदी घाटी पे है ना। ठीक है, देखिए तालचीर जो क्षेत्र है वो महानदी घाटी पे है और ठीक है, और जो कर्णपुरा जो है ये है दामोदर घाटी पे है। ठीक, और सिंगरौली जो है ये है सोन नदी पे है, और सिंगरेनी जो है, सिंगरेनी ये क्षेत्र जो है डी कौन सा बच रहा है, गोदावरी घाटी बचा है। तो आंसर इसका ये है। ठीक है, देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए दी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। अच्छा, इसमें ये तो काफ़ी इजी सा प्रश्न है। अब आप देख जानते हो, कई बार आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस पेपर में हमने कराया था भी था। नमचा बरवा, देखिए गंगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, कामेटी, सब तीनों जो है ना ये भारत में है। कई बार आपने कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो भारत की प्रमुख शिखर वगैरह जब पढ़ेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे, है ना, तो उसके आप देखेंगे कि इन तीनों का नाम आता ही है। ये गुरला मानता, कुल मिला के बात ये है कि गुरला मानधाता जो है ये भारत की चोटी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है इसके बारे में कुछ डेटा है। गुरला मान्यता जो नाला कंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय की एक छोटी श्रृंखला है। इसका नाम इक्ष्वाकु वंश के, सूर्यवंश एक वंश था इक्ष्वाकु वंश, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एंशिएंट में। सूर्यवंश के राजा मधानता के नाम पर रखा गया है। यह नेपाल के उत्तर पश्चिम कोने के पास तिब्बत में नगरी प्रांत के बुरंग प्रदेश में स्थित है। ये सब जानने की आवश्यकता खास नहीं है। काफ़ी इंपोर्टेंट इसमें एक बात यह है कि ये जो है विश्व की 34वीं सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी कोई खास पूछने वाला है नहीं। 34 एक पहले, दूसरी, तीसरी काफ़ी इंपोर्टेंट होती है, इसके बाद कौन पूछता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 काफ़ी लोग जानते हैं। यह तिब्बती पठार के भीतर स्थित है। ठीक है, काफ़ी जानकारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पश्चिमी विक्षोभ जब पढ़ेंगे आप, ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा आपको सेशन में, जब ज्योग्राफी क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें बताएंगे। जब मानसून स्टार्ट करेंगे, मानसून वगैरह भारत में वर्षा जो पढ़ते हैं ना, तो आप जानते हैं भारत में दो प्रकार के दो ब्रांचेज हैं भारत की मानसून के, है ना। एक तो अरबियन सी की ब्रांचेज है और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेज है। वो गर्मियों के दिनों में, है ना, जून में जब मानसून शुरू होता है तो दोनों से बारिश होती है। लेकिन इसके अलावा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ, कब होता है बारिश भाई, ठंडे के दिनों में बारिश होती है। तो अब बारिश वगैरह थोड़ा लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो सब बात है ना, कि जब स्थलीय क्षेत्रों में जो है, लो प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है, वायु चलती है। तो वायु जो है
थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या चल होता है। ये मान लीजिए भारत है और ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है ना। तो एक तो मान लीजिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी के कारण स्थल जो है जल्दी गर्म होता है अपेक्षाकृत वाटर के, है ना। तो अब इधर तो सब हर जगह वाटर है भाई, इधर भी वाटर है, तो इधर तो बन जाता रहता है हाई प्रेशर, इधर भी रहता है हाई प्रेशर, और ये स्थल है तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। अब जब यहाँ लो प्रेशर बनता है, गर्म ज़्यादा गर्म होता है, अब हीट बढ़ता है। आप जानते हैं कि जब हीट बढ़ता है तो प्रेशर जो है हाई, जब हीट बढ़ेगा तो स्थल पे जो है हीट, स्थल जो ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पे एयर जो है जल्दी से ऊपर उठेगा। जब एयर ऊपर जल्दी उठेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ नीचे लो प्रेशर बनेगा तो ये हवाएं जो है इधर की लो हाई प्रेशर की तरफ की, ये उसको उस निर्यात को भरने के लिए तेज़ी से उधर बढ़ेंगी। अब ये जो एयर है, ये जो हवाएं हैं, ये अपने साथ गर्मी के दिन में जो है अपने साथ क्या है, वाटर जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होता है समुद्रों में। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ही बढ़ेगा भाई। तो वाष्पीकरण के कारण जो है, वेपराइजेशन के कारण जो है वाटर जो है, वाटर मोलिक्यूल जो एयर में जमा हो जाते हैं, एयर में जो है वाटर भर जाते हैं और वो एयर इधर की तरफ चलता है और फिर संघनन होने के साथ ये इधर चलता है ना। तो यही ये कहते हैं कि मानसून आ गया। ये मानसून की ब्रांच, ये अरबियन सी वाली मानसून है और ये मानसून की दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल वाली मानसून की ब्रांच है। अब यहाँ पे जहाँ भी ऊंचाई को देखते हुए या माउंटेन हो या और भी सारी चीज़ों के कारण क्या है कि जब संघनन होती है, ऊपर की तरफ लड़ती है या संघनन होती है, इस क्रिया से यहाँ पे वर्षा होती है भारत में। इसके ठीक विपरीत जो है क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है, आप जानते हो भूमध्य सागर बारे में जब पढ़ेंगे उसको डिटेल से बताया जाएगा। तो भूमध्य सागर में जो है, भूमध्य सागर के जो वाटर है वहाँ पे वेपराइजेशन होता है और वहाँ की जो वाटर है वो इधर की तरफ चलती है। क्या होता है कि ठंडे के दिनों में देखिए क्या होता है, ठंडे के दिनों में जो है धूप कम होता है ना। तो भारत का जो क्षेत्र है, जो एशिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर कम होता है भाई। तो टेम्परेचर कम होता है तो ये तो बहुत धीरे धीरे ये गर्म होता है ना। जो स्थल है, जो लैंड है, ये लैंड धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे गर्म होता है। तो और ये जो वाटर जो है ये जल्दी गर्म, धीरे धीरे बहुत, मतलब इसमें वाटर जो है ये होता क्या है कि स्थल जो होता है जल्दी गर्म होता है तो जल्दी रिलीज भी हो जाता है ना, मतलब इसका टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए जब आप ज्योग्राफी वगैरह जब बेसिक देखेंगे तो आप में देखते होंगे ना कि 100% जो एनर्जी है सूर्य की, मतलब सूर्य के द्वारा जितना अर्थ लैंड को जितना एनर्जी मिलता है, हीट जितना मिलता है, वो दोबारा से क्या होता है ऊपर की तरफ निकल जाता है ना, तो रिलीज कर देता है लैंड। तो और वाटर जो है, लैंड जो है जल्दी रिलीज कर देता है हीट, और वाटर जो है वो धीरे धीरे रिलीज करता है। इस कारण क्या होता है कि वाटर जो भूमध्य सागर है, वो भूमध्य सागर का में जो है, भूमध्य सागर यहाँ इधर, मतलब इधर यहाँ पे है, तो भूमध्य सागर में जो है प्रेशर जो हाई हो जाता है अपेक्षाकृत इन लैंड का, तो इधर से इधर की तरफ जो है हवाएं चलती हैं अपने साथ, जो भूमध्य सागर से वाटर मॉलिक्यूल लेके आती हैं इधर से, इधर नहीं है यहाँ पे है भूमध्य सागर और इधर चलती है। तो यहीं इसके भूमध्य सागर से वाटर जो वही वायु आती है, इसी से बारिश होता है, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो प्रश्न में है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। आपको बताना है कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ बढ़ने पर वर्षा कम होती जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, पूर्व से पश्चिमी, देखिए ये पश्चिम में वेस्ट है, उधर ईस्ट है, तो कह रहे पूर्व से पश्चिम की ओर। नहीं भाई, इधर से बारिश होना शुरू होगी तो धीरे धीरे वायु में वाटर मॉलिक्यूल कम होता जाएगा ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वायु में वाटर मॉलिक्यूल कम होता जाएगा, क्योंकि वायु जो है वाटर गिराती जाएंगे इन क्षेत्रों में धीरे धीरे करते करते, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वायु जो है उसमें वाटर की मात्रा कम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी वही सारी बातें हैं, इसको देख लीजिएगा। निम्न जो बताएं वही सारी बातें, इसलिए उसको नहीं रीड किया हूँ, आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। देखिए ऐसा कौन सी नदी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी नदी है जो इसके ऊपरी मार्ग में जो है ये नदी है, यहाँ पर जो है मीठा जल है,
है ना, पीने योग्य पानी है, मीठा जल है, मीठा जल। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये खारे जल हो जाता है, इसमें लवणता बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब फिर चले जाइए कहाँ, अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, है ना, वहाँ से यहाँ तक तो अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली से ही निकलती है ये नदी। अब समझ गए होंगे कौन सा आंसर है, लूनी नदी जो है। जो लूनी है ये जो है शुरू में तो स्टार्टिंग में तो ये जल के पानी, जल की नदी है, मीठे पानी होता है इसमें। लेकिन उसके बाद ये रन ऑफ कच्छ जो है, रन कच्छ जो है, गुजरात का जो कच्छ ऑफ रन है, रन कच्छ है, वहाँ पे जो जाके ये लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और ये शुरू में जो है मीठे जल की पानी है, बाकी में खारे जल की पानी है। नेक्स्ट देखते हैं लूनी नदी जिसके बारे में, जिसके प्राचीन नाम लवणवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली। और भी आपको कहा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो जिसमें वाटर जो है लवणीय होता है, मतलब सैलिनिटी होता है वाटर में ज़्यादा। तो आप भी हो सकता है कि ये लूनी नदी है, इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना। तो भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के लोटोती से भी निकलती है और राज से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बालोतरा तक ये मीठा रहता है, उसके बाद ये नमकीन पानी हो जाता है, इसका लवण बढ़ जाता है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं मोरीबंद डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है आप जानते हो, कोई भी नदियाँ जो मतलब दक्षिण, देखिए उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं जो पश्चिम से निकलती हैं, मतलब उत्तर से निकलती हैं, जैसे कि हिमालय की नदियाँ, जो हिमालयी नदियाँ हैं, गंगा हो गई, यमुना, इंडस, तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है भाई, तो डेल्टा क्या होता है कि नदियाँ अपने जल के साथ कई तरह के अवसाद, मिट्टी, है ना, ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर बहा के जाती हैं। और जहाँ पे नदियों का वाटर में जो बहाव में जो गति कम हो जाती है, जब ये गति अपना खो देती हैं, तो ये उन सारे अवसादों को एक जगह इकट्ठा कर देती है ना। जब ताकत ही नहीं बचा तो मान लो कोई व्यक्ति वजन उठा के ले जा रहा है और उसमें मान ली ऊर्जा खत्म हो गया, तो वहीं वो अपनी वस्तु को छोड़ देगा। नदियों में भी यही होता है, नदियों का वाटर जब धीरे 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 समतल क्षेत्रों में, मान लीजिए समतल क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ पहाड़ों से निकली नदियाँ ऐसे और ऐसे ऐसे बहती है नदी, मान लीजिए नदियाँ यहाँ से बह और यहाँ पर धीरे जा जाती है, यह नदी का कमज़ोर हो जाएगा ना इसका बहाव, यहाँ समुद्र है। तो यहाँ पे जो है नदियाँ जो क्या करती है, सारे मिट्टी को जो महीन महीन कण होता है, जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको तो पहले ही खादर बांगर बताएंगे, जब आपको से शुरू होगा तो खादर क्या है, बांगर क्या है ना, उन सारी चीज़ों का अलग अलग नाम क्या दिया गया। तो बड़े बड़े जो कण होते हैं उनको यहीं छोड़ देते हैं, पुराने जो है जो पुराने चीज़ों को अलग किनारे किनारे छोड़ दिया जाता है, पुराने अवसादों को, है ना। और नए नए जो बड़े बड़े जो कण होते हैं उसको पहले छोड़ देते हैं, जो महीन महीन कण है उसको हल्का हो उसको दूर तक ले जाते हैं बहाकर, और वही महीन कण को जो वहाँ पर जो छोड़ा जाता है अलग अलग आकृतियों में छोड़ते हैं, उसी को जैसे पांजाकार डेल्टा भी होता है ना। तो डेल्टा वहाँ पे बनती है, तो उन्हीं वो एक स्थलाकृति बन जाती है, मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, काफ़ी मैंग्रोव वगैरह वनस्पति जब पढ़ेंगे तो जानते होंगे कि जैसे कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में चले जाइए या बांग्लादेश में जो मैंग्रोव वनस्पति, या बंगाल में जो मैंग्रोव वनस्पति हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट के लिए, काफ़ी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़िएगा। तो वही होता है डेल्टा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा, देखिए डेल्टा सबका नाम अलग अलग दिया गया है, उसका नाम दिया गया है, तो मोरीबंद डेल्टा कौन सा मतलब नदी बनाती है। तो देखिए इस पे जो है यहाँ पर तो थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये गंगा यहाँ होना चाहिए ना, ये गंगा बंगाल डेल्टा जो है, यह गंगा बंगाल डेल्टा। देखिए साउथ की नदियाँ है ना जल्दी डेल्टा नहीं बनाती, वो सीधे निकलती हैं, सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है। तो जल्दी कुछ नदियाँ बनाती हैं, जैसे कि बंगाल डेल्टा जो है, गंगा बंगाल डेल्टा जो ये बनाती है मोरीबंद डेल्टा। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, डेल्टा एक नदी मुहाने पर निर्मित, ये बता दिया हूँ आपको। बंगाल का जो डेल्टा है उसको निम्न में विभाजित किया जा सकता है, गंगा बंगाल वाली डेल्टा को एक मोरीबंद, अपरिपक्व, प्रौढ़ और सक्रिय डेल्टा। ठीक है, 4 डेल्टा हैं, इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, जो चीज़ बताएं वही है, बार भूल जा रहा हूँ, इधर से नहीं है, स्लाइड चेंज करने का, इधर से
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम। देखिए इसको आपको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा रहता है समझना। देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम है हमारा, ये प्यारा भारत है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ईस्ट है इधर, है ना। ठीक है, आपको सजाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पहाड़ियों का नाम देखना है। तो देखिए कौन कौन सा है, प्रश्न क्या कहता है, एक तो सतपुड़ा है, फिर महादेव है, महाकाल है और छोटा नागपुर की पहाड़ी है। छोटा नागपुर सबसे लास्ट में है, कहाँ है छोटा नागपुर पहाड़ी, छोटा नागपुर पहाड़ी कहाँ है, यहाँ झारखंड होगा। मैप ज़रा ज़्यादा साफ नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सी नदी है कहाँ पे है सॉरी माउंटेन पहाड़। तो देखिए पहले आता है सतपुड़ा, यहाँ पे इन क्षेत्रों में सतपुड़ा आएगा। हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें, मैप ही सही से नहीं है। चलिए यहाँ पे सतपुड़ा आएगा और फिर आता है आपका महादेव, फिर आता है महाकाल और फिर आता है छोटा नागपुर पहाड़ी। यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर होगा, यहाँ पे छोटा नागपुर की पहाड़ी है ना, ऐसे करके है। तो आंसर हमारा पहले क्या है, सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर महाकाल है, फिर छोटा नागपुर पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन, ठीक है ये आप जानते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो कथन दिया रहता है, एक कथन, दोनों कथन जो है दो बातें इसमें चेक करना होता है। एक कथन मान लीजिए दो कथनों जो जितने स्टेटमेंट दिया हुआ वो दोनों सही है या गलत है, पहली बात तो ये चेक करना होता है। दूसरा है कि पहला स्टेटमेंट को डिफाइन करता है कि नहीं दूसरा स्टेटमेंट, है ना, मतलब पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही है, मान लो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये भी देखना होता है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट को परिभाषित करता है कि नहीं करता, डिफाइन करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये तो बात सही है ना। सर्वाधिक भूकंप तो हिमालय क्षेत्रों में आता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। आपको बताना है कि दोनों में सही कौन सा है, सही क्या है, गलत क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भूकंप अनुमानित नहीं है तो जानते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेड होता है ना, इसको पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो लेकिन भूकंप के बड़े होने की संभावना परिणाम 6 और उच्चतम भूकंप की संभावना, देखिए रिएक्टर स्केल पे अगर 6 है या उससे ज़्यादा है तो उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूकंप आया, बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो उच्चतम भूकंपीय संभावित कहा जाता है उच्चतम भूकंप था। और क्षेत्र 5 और 6 में देखिए भारत में जितने भूकंपीय जोन है तो सारे जोन को बांटे गए हैं। भारत में जितने भूकंप हैं भूकंपीय जोन अलग क्षेत्रों को बांटे गए हैं कि ये भूकंप जोन 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। और जो 1 2 है वो ज़्यादा खतरनाक है, जो पूरे हिमालय और दिल्ली एनसीआर में आते हैं। हिमालय पट्टी को कुछ अनुदैर्ध्य स्थल विवर्तनिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है जो छेप या भ्रंश से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं क्या है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्रों से, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज़ का। तो आपको देखना है किस चीज़ का सुंदर उदाहरण है। तो सरोवरी मैदान ऐसी झीलें हैं जो आने वाली तलछट से भर जाती हैं। समय के साथ झील से जल निकल सकता है जो जमा तलछट को पीछे छोड़ देता है। यह प्राकृतिक जल निकासी, वाष्पीकरण या अन्य भूभौतिकीय प्रक्रियाओं के कारण हो सकती है। भारत की कश्मीर घाटी, मणिपुर पहाड़ियों में इम्फाल बेसिन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्तर की लाल नदी का जल क्षेत्र ऐसे मैदानों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नदी, ठीक है देखते हैं। दामोदर नदी जो है अपनी भ्रंश घाटी जल, अच्छा अंश लिखा इन्होंने, इसमें भ्रंश को अंश बना देते हैं। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भ्रंश दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी के लिए, दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों में बहती है। यह दो भारतीय राज्यों अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी सीमा पर है जहाँ एक रिफ्ट घाटी से बहती है और अंत में हुगली में मिलती है। चंबल एक देखिए और बाकी नदियों के बारे में यहाँ पे बता दिया हूँ। यह एक बरसाती नदी है और इसका बरसाती कहने का मतलब है कि बरसात के दिनों में इसमें पानी होता है और बरसात के बाद पानी इसमें नहीं होता।
तो यह एक बरसाती नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखला और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं गंडक नदी, जो गंडक या गंडकी कहिए एक ही बात है, ये कहाँ है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। बिहार वगैरह में जो है गंडक नदी, बिहार और नेपाल दो बिहार जो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है गंडक नदी, और बिहार और नेपाल अब जानते होंगे नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की एक सहायक नदी है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है। नेपाल हिमालय में या गहरी घाटी के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, देखते हैं रामगंगा नदी। जैसे रामगंगा भी गंगा नदी का ही एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड राज्य भारत में उत्पन्न होती है। जब आपको नदियाँ पढ़ाया जाएगा ना जब सेशन में, तो इसमें बताएंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की और भी जितने भी सहायक नदियाँ हैं, टोन, सोन, है ना, गोमती, ये सारी नदियों के बारे में सब बताया जाएगा, महानदी वगैरह देखा जाएगा, रामगंगा और है ना, इन साइड सब देखा जाएगा कब कहाँ से मिलती है, किस दाएं साइड से आती है, राइट किस ट्रिब्यूटरी है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी है, जैसे यमुना। तो इन साइड जो देखते हैं कहाँ से निकलती है नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा जब नदियाँ जब सेशन शुरू करेंगे, तो क्लासेस शुरू होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आज देखिए इन सब इस तरह टाइप के प्रश्नों का मतलब कंसेप्चुअल जो है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान जरूरी है। आजकल प्रश्न का नेचर बदल रहा है, अब कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, मतलब उसमें जीवाश्म नहीं है। बात सही है, उसमें जीवाश्म कैसे आ जाएंगे। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, आप जानते होंगे कि ये हिमालय का जो पार्ट है, एक देखो नीचे वाला पार्ट जो होता है, इसको क्या कहते हैं, ये देखिए इसके नीचे वालों कहते हैं, एक मिनट, देखिए सबसे नीचे वाला, थोड़ा नीचे का जो पार्ट होता है ना हिमालय, इसको कहते हैं शिवालिक, है ना, शिवालिक हिमालय, शिवालिक होता है। ये होता है मध्य हिमालय, है ना, इसमें होता है मध्य हिमालय, मीन हिमालय, मीडियम हिमालय। एक होता है मेन हिमालय, मुख्य हिमालय कहा जाता है। ये मेन हिमालय है ना। तो मेन हिमालय जो है इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जीवाश्म वगैरह क्या कह रहे हैं कि हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, मतलब यहाँ जीवाश्म नहीं है। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं को जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। ठीक है, देखिए शिवालिक हिमालय में लोग रहे थे। मुख्य हिमालय जो था ना, इसमें अब देखिए 33 सागर और जब पढ़ेंगे तो हिमालय का निर्माण कैसे होता है वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन कहाँ मिलेगा, जब जहाँ से ज़्यादा जब चट्टानें ज़्यादा दबाव डालेंगी तो वहाँ पे जीव जंतु बचेंगे कहाँ, चट्टान वहाँ पे हिमालय सॉरी जीवाश्म ईंधन बचेगा ही नहीं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं को जीवाश्म मिलते हैं। हाँ, रिसर्च के बाद ये देखा गया है कि वहाँ पे ये है ना। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। शिवालिक हिमालय से नीचे वाले तो वहाँ लोग रहे हैं तो वहाँ मिलते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर, दोबारा रिपीटेड प्रश्न है ये, पहले भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है ये। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम बताइए। देखिए अलग अलग झील के नाम दिया हुआ है और स्वेज नहर से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो मंजला झील, फिर तिमसा झील, है ना, फिर ग्रेट बीटर झील है, फिर लिटिल बियर झील है। तो ग्रेट बीटर झील, आप देखिए नहीं है कोई बात नहीं, तिमसा, लेक मंजला यहाँ पे देखिए, लेक मंजला पहले है, लेक मंजला यहाँ भी है, ठीक है। फिर ये तिमसा, बाकी आंसर आपको दे दिया गया है नीचे, देख लीजिए यहाँ से, तिमसा यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा उत्तर अटलांटिक कटक का है। अच्छा, फसल में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है
क्या है? टेलीग्राफिक पठार हिस्सा, क्या बताने का ये? टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक का एक क्षेत्र है जो समुद्र के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत सपाट और उथला माना जाता था। मिड अटलांटिक चोटी एक अर्ध महासागर का चोटी है या एक अलग या रचनात्मक लेट सीमा है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा एक उत्तर अटलांटिक कटक है। ठीक है, ये लगा लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, उत्तर अटलांटिक मस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर दिया हुआ है चक्रवात के नाम दिया गया है। ये तो काफ़ी अभी न्यूज में रहा था, कई बार, दोबारा बता रहा हूँ, 3 बार हो गया एग्जाम में आते, मतलब प्रीवियस पेपर में रहते हुए, अब अभी भी फिर से आएगा ये, काफ़ी फिर से देखिएगा, फिर चक्रवात का प्रश्न पूछेगा, फिर देगा हरिकेन्स। तो हरिकेन्स सीधे लगा लीजिए, कहाँ से लगाएंगे? ये यूएसए में, यूएसए में जो चक्रवात है उसको हरिकेन्स कहते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया हूँ लेक्चर में, प्रीवियस पेपर जब करा पहले के सेशन में, प्रीवियस सेशन बताया हूँ कि चक्रवात के बारे में, फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। चक्रवात जो भारत में जो है उसको साइक्लोन कहते हैं, हिंदी में चक्रवात कहते हैं, बाकी अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम से चक्रवातों को बुलाया जाता है। और चक्रवात जो साइक्लोन है उसके अलग अलग नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, समशीतोष्णकटिबंधीय एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दो मुख्यतः 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं, वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसको देखा जाए तो एक टेम्परेट साइक्लोन होता है, एक टेम्पर साइक्लोन होता है। ठीक है, बाकी इसके बाद पोलर साइक्लोन भी होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। तो इसमें देख लीजिए हरिकेन जो है डी पे 4 है, आंसर लग गया आपका, ऐसे ही 4 ये है। बाकी देखिए जापान में जो कहते हैं टाइफू कहते हैं, टाइफू 3 जापान में नहीं कहते हैं। जब विली जो है इसको कहते हैं जापान में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कहते हैं। इसमें जो है आंसर हो जाएगा टाइफून या टाइफू कहते हैं, तो जापान लगा लीजिए। ठीक है, और बगुई जो है, बगुइयो ये कहते हैं, विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, है ना, विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। और बगुई जो है इसको फिलीपींस में कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का कौन सा है? 2 है, बी का है 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिएट रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है पूछ रहा है। कोई ऐसा स्थान होगा जो नहीं होगा। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे मार्ग निम्नलिखित शहरों से गुजरता है। यहाँ से देख लीजिए कौन कौन सा शहर से गुजरता है, जो नहीं है इसमें वही होगा आंसर। ठीक है, द पेरम है, येकातेरिनबर्ग है, ओमस्क है, नोसिबर्स्क है, क्रास्नोयार्स्क है, इरकुत्स्क है, चीता खाबरोवस्क है। ट्रांस साइबेरिया रेलवे रूस की पूर्व के साथ मॉस्को को जोड़ने वाली रेलवे का एक नेटवर्क। अब अभी बताइए ये सब नाम याद होगा, क्योंकि अब अभी इसलिए ये पूछा गया प्रश्न, उसमें कोई ना कोई ये नाम न्यूज में होगा, इसलिए पूछ लिया। नहीं क्या जरूरत है इसको, इतनी सारी बातें हैं पूरे विश्व में कि यही क्यों पूछता। तो इसलिए इसको पूछा था, क्योंकि न्यूज में कोई क्षेत्र जरूर किसी न किसी कारण न्यूज में होगा, इसीलिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पवन एक तरफ पवन दिया हुआ है, एक तरफ देश दिए हुए, देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाकी सब सही होगा, ये गलत होगा। सेंटा एना या सांता आना कहते हैं दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। सेंटा आना कैलिफोर्निया, दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली। ठीक है, हबूब सूडान में चलने वाली धूल भरी, सूडान में, ये भी सही है। यामू जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है, जापान में चलने वाली है यामू। मिस्ट्रल जो ऑस्ट्रेलिया की हवा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को बिक्र फिल्टर कहते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की हवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ दिया हुआ है चक्रवात ही दिया हुआ है। अच्छा देखिए, ये जो चक्रवात वगैरह दिया हुआ, तूफान कहिए, साइक्लोन कहिए, हरिकेन कहिए, जो भी है, अब इनके अलग अलग नाम दिया हुआ है ना। और उससे कौन ज़्यादा प्रभावित हुआ है उसको आप नाम दिए। हेजिबिस लेकीमा मिटागा, क्या नाम है ये। टाइफून हागिबिस जो है जापान की है, और टाइफून लेकीमा जो है चीन की है ना। इसमें कुछ नाम जो है ना, इसमें नाम जो है गड़बड़ है, तो इसलिए बाकी आप
आपको कई बार प्रश्न बताया भी जाएगा आगे। यहाँ से आप ध्यान रख लीजिए। टाइफून हागिबिस जो है जापान है, टाइफून लेकिमा जो है चीन है। कई बार जो इस पीपीटी वो तैयार करते हैं वो इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए हमें सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। देखिए ये तो काफ़ी आजकल तो ये जो मध्य एशियाई देश है ना, मध्य एशियाई देश है, उज्बेकिस्तान है ना, किर्गिस्तान, इन सबको थोड़ा याद कर लो, उसकी राजधानी याद कर लिया। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, अभी हाल ही में पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछा गया, उस बार पूछा गया, आए दिन पूछा ही जाता है। कई बार बता देता है कि कौन सा लेफ़्ट टू राइट जाइए, मतलब साउथ वेस्ट टू ईस्ट बताइए कौन सा देश आता है, या साउथ से ऊपर तक सजाइए कौन सा देश आता है ना, पूछ लेता है उसमें, तो उसको थोड़ा ध्यान दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य एशियाई देश काफ़ी राजनीतिक आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधार पे या वैसे जोग्राफिकल आधार पे भी और व्यवसायिक आधार पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी देशों के लिए, इसलिए काफ़ी उस पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए उज्बेकिस्तान का राजधानी कहा है कि सोचो नीचे देखा है, कुछ सही उत्तर चुनिए। अच्छा, देखना है किसका राजधानी कौन सा है ना, तो इसमें तो आप जानते होंगे, काफ़ी इसका याद कर लीजिए, राजधानियों का नाम दिया हुआ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबेक है, किर्गिस्तान होना चाहिए, ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक तरफ प्राकृतिक वनस्पतियाँ दी हुई हैं, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कौन कौन सी वनस्पतियाँ किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से वनस्पतियों को देख लीजिए। अधिजीवी वनस्पति जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बबूल जो है सहारा, बैओबाब जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, और देवदार जो है सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति के नाम दिए हुए और स्थान दिया हुआ। जब जनजाति हो, हर एक पेपर में एक जनजाति का प्रश्न पूछ रहा है, आप देख रहे होंगे ना, जब हम लोग प्रश्न लगा रहे थे हमें मालूम चल रहा है, आप देखिए प्रश्न लगा रहे थे, एनालिसिस भी करता है प्रश्न आते कहाँ से आ रहे हैं। तो एक प्रश्न पक्का संसाधन उद्योगों से पूछ रहा है कि ये उद्योग कहाँ किन क्षेत्रों में है। दूसरा एक प्रश्न पक्का, एक प्रश्न पक्का हर एग्जाम हर पेपर में है, 2012 से लेकर अभी तक लगा रहे हैं हम लोग, 19 तक हो गया। एक प्रश्न जनजाति से प्रश्न जरूर पूछ रहा है, तो जनजातियों भी काफ़ी जो महत्वपूर्ण जनजाति है उसको भी ध्यान रखिए। और 2012 से लेके और 2022 तक जितनी भी जनजातियाँ पूछी गई है ना, 20-25 जनजातियाँ होंगी, बार बार पूछा गया, उसको रट जाइए, उससे तो कुछ ना कुछ लगेगा पक्का, इतना तक तय है। बाकी कुछ जो जनजातियाँ न्यूज में रह रही हैं उसको भी याद कर लीजिए। देखो किर्गिज लोग जो है मध्य एशिया के मूल निवासी एक तुर्क जातीय समूह है, मुख्य रूप से किर्गिस्तान और सूडान से संबंधित नहीं है। किर्गिज यहाँ लिखना चाहिए, तो किर्गिज होना चाहिए ना, किर्गिज जो है सूडान नहीं, ये सूडान संबंधित नहीं है। बाकी प्रश्न क्या है, कह रहे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो किर्गिज जो है सूडान संबंधित नहीं है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि है ना, तो इसमें देखिए अलग अलग क्षेत्र, बड़े शिकारों की भूमि आप अंदाजे से लगा बता सकते हैं। देखिए शीतोष्ण घास का मैदान जो है, यहाँ पे जो है जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय देखिए उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश जो है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस कारण जो है इस कारण जो है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, तो घास के मैदान जो है बड़े बड़े होते हैं, घास जो है वो बड़े बड़े होता है घास, और ज़्यादा कड़ा होता है, तो जीव जंतु यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होते हैं, क्योंकि उनके लिए खाने पीने के लिए तो कड़ा जो घास है वो तो खाएंगे नहीं, ज़्यादा चारे के रूप में उपयोग कम होता है, तो यहाँ पे जीव जंतु जब कम होते हैं। अब जीव जंतु कम होते हैं तो शिकार की भूमि कहाँ से कहा जाए, बड़े शिकार की भूमि कैसे कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा शिकार होता नहीं है, एक अंदाजा की ट्रिक है। उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, अब भाई ये रेगिस्तान में तो पेड़ पौधे वेजिटेशन तो होता ही नहीं है, तो वेजिटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कहाँ ज़्यादा जीव होंगे, है ना, यहाँ पे तो बहुत कम जीव होंगे जो ठंडे प्रदेशों में रेगिस्तान में रह पाएँ। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यहाँ पे आते हैं। सवाना प्रदेश में, सवाना में जो है मुलायम घास, अत्यधिक घास होते हैं और मुलायम घास होता है, तो जीव जंतु ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर यही है। और यहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा
शिकार की जाती होगी, इसीलिए बड़े शिकारियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कि नेक्स्ट आखिरी है, ठीक। तो 2019 में इतने प्रश्न थे। आज हमने 2012 से लेकर 2019 तक, इस सेशन तक हमने इतने साल के कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें 2020, 21 और 22 3 साल का और बच रहा है, और तीनों साल का हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। इसमें मतलब कंटिन्यूटी लेक्चर आता रहेगा और 22 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाकी जिन लोगों को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रश्न में जो लगे कि नहीं डाउट है या ज़्यादा समझाया नहीं गया अच्छे से, आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको उसमें बताया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।